हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, कौन से टॉपिक हमें क्लियर करना है, कौन सा टॉपिक जो है टर्म टू एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पहला जो दोस्तों उसका है नहीं देखा है पार्ट, तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो दोस्तों हम 3 इम्पॉर्टेंट जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू कहते हैं। सेकंड दोस्तों हम बात करेंगे आसियान की। और थर्ड बात करेंगे दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स की। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको इस टॉपिक पर कभी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ से इस टॉपिक से, इस वीडियो से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों हम बात करने वाले हैं, और टॉपिक है यूरोपियन संघ या यूरोपीय संघ की। तो चलिए बात करते हैं यूरोपीय संघ। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा कि हम इन संगठनों की क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी और यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई। जैसे आप सभी को पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दोस्तों यूरोप के अनेक नेता जो है यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खामियाजा सेकंड वर्ल्ड वॉर के इन्हें भुगतना पड़ा था। और क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध ने उन उन अनेक मान्यताओं और जो उनकी व्यवस्थाएं थी को ध्वस्त कर दिया, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। और 1945 तक अगर हम बात करें तो यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हुआ था। और 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को सीधे से भी मदद मिली, और अमेरिका ने भी इस व्यवस्था को मजबूत करने में काफ़ी योगदान दिया। अगर हम बात करें दोस्तों मार्शल योजना 1948, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। और ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद दी। बहरहाल बात करते हैं दोस्तों यूरोपीय संघ 1992 की। तो यूरोपीय संघ दोस्तों मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों, हालांकि ब्रिटेन जो कि दोस्तों ब्रेजिट हो चुका है उसे हटा दिया जाए तो यूरोप में अभी वर्तमान में कुल 27 देश स्थित है। और ये क्या है, इन 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका बुध है 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। और वो ये जो 6 यूरोपीय देश है जिन्होंने भागीदारी करके इसकी स्थापना की थी वो हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये वो 6 यूरोपीय देश हैं जिन्होंने 1957 में एक संधि, रोम की संधि द्वारा इस परिषद की स्थापना की थी। और बाद में धीरे धीरे दोस्तों ये है 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। क्लियर। अब देख सकते हैं दोस्तों जो यूरोपीय संघ है, ये टोटल जो यूरोपीय संघ के देश हैं ये इसमें शामिल हैं। और ये यूरोपीय संघ का झंडा है दोस्तों जो 12 सितारों से बनाया गया है। और ये वो देश हैं जो यूरोपीय संघ में दोस्तों शामिल है। वर्तमान में इन देशों के झंडे यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यूरोपियन यूनियन के देशों की, जिसमें आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों अब नहीं रहा है जो कि अब ब्रेग्जिट हो चुका है, पुर्तगाल अभी भी है, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस। ये वो देश हैं जो अभी माल्टा जो तो ये वो देश है दोस्तों, इसमें साइप्रस भी सभी, तो वे देश हैं जो अभी भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों संधि। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे पेपर में दोस्तों कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से की गई। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना दोस्तों की गई थी maastricht संधि 1992 में, और इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। इस संधि को नीदरलैंड के maastricht में यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षरित किया गया था, यानी इस पर सिग्नेचर किए गए थे।
ताकि यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। इससे शीत युद्ध को समाप्ति के बाद अधिक प्रोत्साहन और बढ़ावा मिला। जैसे 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि अप्रोच मिला, बहुत ज़्यादा इसकी उन्नति हुई, क्योंकि अब विश्व को दोस्तों एक प्रभुत्व का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी जो कि शीत युद्ध के बाद समाप्त हो गई, और एक दुनिया जो है अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया। और एक प्रभुत्व के चुंगल से बाहर निकलने के लिए तमाम देशों ने इस संधि का सहारा लिया और इस यूरोपीय संघ से जुड़ने लगे, जो कि दोस्तों उस समय तक कहा जाता था कि अमेरिका को सबसे जो ज़्यादा टक्कर देने वाला जो समूह है, जो संगठन है, वो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आज भी है। बट किसी न किसी वजह से दोस्तों ये अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है। अभी हम इसकी चर्चा दोस्तों करेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी उद्देश्य क्या, यूरोपीय संघ की जो है उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करते हैं। जो यूए के यानी यूरोपियन यूनियन के सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य। यानी जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं उनमें शांति की स्थापना करना और नागरिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये उसको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, और ये सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि व मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित है। ये क्या इसके उद्देश्य हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण, यानी सामाजिक भेदभाव और जो बहिष्कार होता है उसको समाप्त करना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, और यूरोपियन यूनियन देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। और ये सांस्कृतिक उद्देश्य को भी पूरा करता है। ठीक है, इसकी समृद्ध संस्कृति और भाषी विविधता का सम्मान करना, और एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना, जिसकी मुद्रा यूरो है। तो ये इसका उद्देश्य है जिसका किसका, यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य। तो उद्देश्य से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बिल्कुल क्योंकि अगर आप दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बता करते हैं, कोई भी संगठन है तो उसके 4 कॉमन उद्देश्य होते हैं। आप आग बंद कर उद्देश्य में आप लिख सकते होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, 4 उद्देश्य होते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्य की वजह से ही संगठनों की स्थापना होती है। तो दोस्तों ये इसके उद्देश्य किसके, यूरोपियन यूनियन के। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूरोपीय संघ की। बहुत बार जो है क्या चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे, जैसे एग्जाम्पल यूरोपीय संघ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर इसके यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें, कूटनीतिक तथा सैनिक स्थिति की बात करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आर्थिक रूप से दोस्तों ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, राजनीतिक रूप से भी मजबूत है। और कूटनीति की बात करें तो दोस्तों इसके 2 जो सदस्य थे, ब्रिटेन और फ्रांस, दोनों के पास परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे और दोनों ही सुरक्षा परिषद में शामिल थे, दोनों ही को वीटो प्राप्त है। हालांकि अब ब्रिटेन जो इसका जो पहले सदस्य था वो ब्रिटेन का सदस्य नहीं रहा, फ्रांस ही एकमात्र सदस्य बचा हुआ है जिसके पास वीटो शक्ति है, जो सुरक्षा परिषद में शामिल, जिसके पास परमाणु शक्ति है। तो इस लिहाज से काफ़ी मजबूत संगठन है दोस्तों ये। और सैनिक की बात करें दोस्तों, का ही कहना है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना मानी जाती है यूरोपीय संघ के संगठन के देशों को मिलाकर। ठीक है, अब यूरोपीय संघ दोस्तों अपना झंडा है, जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया दोस्तों, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, ये देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो है दोस्तों यूरोपीय संघ का झंडा है। तो झंडे से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये सोने के जो कलर दिख रहा है आपके, सोने के कलर जो है स्टार जो बने हुए हैं, तो ये सोने के रंग के सितारे जो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का जो प्रतीक है, ये सोने के रंग के जो सितारे हैं और ये जो घेरा है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और इसमें जो 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 12 जो सितारे दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाई, तो इसका अपने एक झंडा, हमने बात की, इसका अपना झंडा है और इसका अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। तो जो यूरोपीय संघ, इसकी एक अपनी मुद्रा है जिसे यूरो के नाम से जाना जाता है। और इस यूरो में यूरोपीय संघ के अधिकांश देश जो है यूरो मुद्रा को ही फॉलो करते हैं। इसका अपना राष्ट्रीय गान भी है और इसकी अपनी मुद्रा यूरो भी है और इसकी अपने एक साथ ही विदेश और सुरक्षा नीति भी है। और 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब कहें तो इसका जो सकल घरेलू उत्पाद वो $17,000 से भी अरब डॉलर से भी अधिक था। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिस्सा में। तो
इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का था, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, और विश्व व्यापार की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है इसकी, और इसकी चीन से व्यापारी विवादों में पूरी ताकत के साथ बात करता है। और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है फ्रांस के पास परमाणु बम मौजूद है, और उसे सुरक्षा परिषद में भी स्थायी दर्जा प्राप्त है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, और सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और इसके कुल रक्षा बजट अगर हम बात करें दोस्तों तो अमेरिका के पास सबसे अधिक है यूरोपीय संघ का रक्षा बजट। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे आप इसे देखें और इसे नोट कर ले, अपने कॉपी या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये है यूरोपीय संघ की विशेषता। अब ये जो इसकी जो विशेषता है दोस्तों, और इसी में विशेषता कुछ वजह से इसकी जो कमियां हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, तो उस कमियों की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूरोपीय संघ की अपनी कमियां हैं, क्योंकि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे मान लेते हैं कि 227 देश हैं यूरोप के, और जो 27 सदस्य राष्ट्र हैं इनकी अपनी अलग अलग विदेश नीति भी अपनी अलग विदेश नीति है, अपनी अलग रक्षा नीति है। तो क्योंकि अलग विदेश नीति और अलग रक्षा नीति के होने की वजह से ये कभी कभी दोस्तों आपस में बातों को नहीं मानते, और आपस में इनकी साझेदारी सही प्रकार से नहीं हो पाती, और जो यूरोपीय संघ के सफल ना हो पाने की वजह रहा है। ठीक, कुछ राष्ट्र जो है दोस्तों कॉमन विदेश नीति को नहीं मानते हैं, कॉमन सुरक्षा नीति को भी नहीं मानते, तो इस वजह से ये इसकी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ही यूरोपीय संघ जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाया। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं ना भाई कि कई एक संगठन मतलब एक दोस्तों का ग्रुप है, इसमें 8-10 दोस्त हैं, तो 8 से 10 दोस्त जो हैं जो कभी कभी अपने विचारों को अलग अलग मानते होंगे और वो एक दूसरे विचारों से सहमत नहीं होते होंगे। ठीक इसी प्रकार से यूरोपीय संघ भी है, बट उसमें कई जो सदस्य देश हैं वो कॉमन विदेश नीति को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं यूरोपीय संघ को घाटे का सामना करना पड़ रहा है, या उसकी जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस पर इस हमले के खिलाफ थे। जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ थे, बट उसी समूह के सदस्य जो राष्ट्र है जर्मनी और फ्रांस अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले की निंदा की थी, जो साफ साफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लूज फॉल है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा का मानने का प्रतिरोध, जैसे हम कहते हैं कि भाई यूरोप की जो एक साझी मुद्रा है यूरो है, और डेनमार्क और स्वीडन ने इस मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया और अपनी अलग मुद्रा की बात करते थे। ये भी एक वजह है। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, जो कि विफल रहा। हालांकि अगर संविधान बन जाता तो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता था, बट संविधान बनने में असफल रहा, और इस वजह से जो है यूरोपीय संघ कहीं ना कहीं दोस्तों अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। तो ये है दोस्तों यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई, किस संधि द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, 1957 में कौन सी संधि की गई, मास्टर संधि क्या है, यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या हैं, यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है, उसकी कमियां क्या हैं। तो ये मैं इसलिए आपको साथ दोस्तों बताते चला हूँ कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप लोग दोबारा दोस्तों जो है वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप इसी वीडियो में पूरे अपनी चीज़ों को कवर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो थोड़ी लंबी तो है, बट दोस्तों फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बाद आपको गारंटी दोस्तों इस चैप्टर के अलावा कोई भी इस टॉपिक से कोई भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आसियान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आसियान की बात कर लेते हैं। अब आसियान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह आसियान का झंडा है। तो आसियान क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। ये 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। तो आसियान का जो मुख्यालय कहाँ पर, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र इधर थाईलैंड में की गई। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। तो ये आसियान का एक छोटा सा दोस्तों मैंने आपको
कह सकते हैं कि एक परिभाषा होता है ये। तो अब हम बात करते हैं आसियान की स्थापना की तिथि से लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर। तो आसियान की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1967 में, 1967 में आसियान घोषणा पत्र, इसे बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। और आसियान की जो पूरा नाम दोस्तों क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ, आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं, तो जिन्होंने मिलकर आसियान की स्थापना की थी, वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यानी ये आसियान के प्रमुख संस्थापक राष्ट्र हैं, 5 राष्ट्र। यहाँ रखना दोस्तों, कौन से प्रमुख संस्थापक राष्ट्र हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये आसियान के संस्थापक राष्ट्र। चलिए, अब बाद में कौन कौन से देश आसियान में शामिल हुए दोस्तों, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो बाद में शामिल होने वाला देश 1984 में ब्रुनई शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ दोस्तों, फिर लाओस और म्यांमार शामिल होते हैं 1997 में, कंबोडिया 1999 में। और ये 5 राष्ट्र है दोस्तों जो बाद में शामिल होते हैं आसियान में। अब आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या 5 और 5 मिलाकर कितनी होगी? 10। तो 10 कौन से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी मैप भी दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया के आसियान के प्रमुख राष्ट्र हैं। और इन राष्ट्रों के दोस्तों झंडे हैं। और ये आसियान का जो प्रमुख जो है संगठन का एक अपना एक झंडा है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ये आसियान के 10 प्रमुख सदस्य देश हैं दोस्तों। यानी वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों आसियान का उद्देश्य। ठीक है, तो आसियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। मैं आपको दोस्तों दोबारा से बता देता हूँ कि दुनिया के जितने भी संगठन है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक आर्थिक विकास की स्थापना करना, राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करना और आर्थिक विकास को मजबूत करना, ये सभी संगठनों के कॉमन उद्देश्य है। इसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समान हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना आसियान का उद्देश्य है। ताकि क्योंकि दोस्तों उद्देश्य ये था कि इन्हें जो है विश्व के उन राष्ट्रों के उन संगठनों के साथ ना जाना पड़े जिनका अपना एक प्रमुख उद्देश्य होता था कि वो औपनिवेशीकरण की बात करते हैं। चाहे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल होने के लिए इन छोटे छोटे राष्ट्रों को जो से क्या करता था कि वो उन्हें मजबूरीवश अनेक नियमों में बांधता था, जिससे उन्हें उसके नियमों का पालन करना पड़ता। बट ये जो राष्ट्र थे उन्होंने उन विकल्पों को त्याग कर अपने लिए खुद विकल्प तैयार किया और अपने विकास करने की खुद सोची, ताकि इन्हें अमेरिका जैसे या अन्य राष्ट्रों जैसे संगठनों का सदस्य ना होना पड़े और अपना विकास आसानी से कर सके। क्लियर? आसियान का अगर हम बात करें दोस्तों, तो आसियान समुदाय में 3 स्तंभ यहाँ से प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आसियान जो समुदाय है 3 स्तंभ कौन से हैं? तो अगर आसियान समुदाय के 3 स्तंभ की बात करें तो आसियान राजनीतिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, ये जो 3 स्तंभ है आसियान के, जहाँ 3 प्रमुख स्तंभ हैं आसियान के समुदायों की बात की जाती है। यहाँ 3 प्रमुख हैं। तो एक बार आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो हैं इसके अपने महत्वपूर्ण हैं। और इसी का जो तरीका है दोस्तों, इसी काम करने के तरीके को जो आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। अगर हम आसियान सुरक्षा समुदाय की बात करें या दोस्तों आसियान राजनीतिक समुदाय की बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों? आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में आपको बता देता हूँ। आसियान जो सुरक्षा समुदाय है ये जो है ये काम करता है, जैसे जो आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है, जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं ना, आसियान समूह के देश के जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव
तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी आपस में जो इन समूहों में जो विवाद होंगे, चाहे वो सीमा को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे कल्चर को लेकर हो, ये विवाद सैनिक विवाद ना बने या ये विवाद युद्ध में ना तब्दील हो, या आपस में ही इन्हें सुलझा लिया जाए। ये आसियान क्षेत्रीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और 2003, जी हाँ, ये 2003 तक आसियान के जो भी सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्र के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान करने में अपनी वचनबद्धता जाहिर भी की है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था को लेकर, तो आसियान के आर्थिक संगठन था और ऐसे ही बना रहा। और आसियान क्षेत्र की कुल जो अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका जो विकास है इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। तो ये भी क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, आर्थिक समुदाय में यहाँ पर ये किया गया, यहाँ पर जो है ना, आसियान देशों ने श्रम सेवाओं के मामले में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे FTA कहा गया, फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। और इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है, ताकि वो भी इसमें शामिल हो सकें। इसी प्रकार से आसियान सुरक्षा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय में आपस सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, और आसियान जो है दोस्तों, अभी तक की जो इन संगठनों की बात करें तो आसियान सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला संगठन भी है। आसियान इसी प्रकार से दोस्तों, आसियान कार्य करने की जो शैली है, आसियान के जो काम करने के जो तरीका है, उसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आसियान विजन 2020 क्या है। तो आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। और इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आसियान द्वारा टकराव की जगह किसको बढ़ावा दिया जाएगा, बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसे ही आसियान विजन 2020 के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। और इस विजन को पूरा करने के लिए आसियान ने दोस्तों क्या किया, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। तो यही आसियान विजन की 2020 की मुख्य विशेषताएं भी हैं दोस्तों। ठीक है, अब भारत और आसियान की बात कर लेते हैं कि भारत और आसियान के क्या संबंध रहे हैं। तो आसियान के साथ भारत के संबंध दोस्तों, उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ भी है। जैसे कि हमने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अब जो है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी दोस्तों, अब उसे क्या कर दिया गया है, एक्ट 2014 के बाद उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। और भारत और आसियान ने में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इसी प्रकार से हम दोस्तों आर्थिक सहयोग भी करते हैं। आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार भी है। और आसियान के साथ जो है भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। और भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। तो ये हम लगातार इसके साथ भारत जो है आसियान के देशों थाईलैंड, कंबोडिया के साथ जो है हमारा मुक्त व्यापार समझौता कार्यक्रम भी दोस्तों चल रहा है। तो भारत और आसियान भी लगातार हम प्रांगण मजबूत बन रहे हैं दोस्तों, ताकि हम आसियान को और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर सकें। इसके अलावा दोस्तों हम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान का जो झंडा है, ठीक है, आसियान का झंडा कहीं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आसियान का, हाँ, अब ये यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई आसियान को जो प्रतीक चिन्ह और इसमें जो धान की 10 बालियाँ हैं वो किसको इंगित करती हैं। तो ये जो 10 धान की बालियाँ ये इंगित करती हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और जो वृत्त है ये, ठीक है, ये आसियान की एकता का प्रतीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारे थर्ड जो संगठन, और वो है दोस्तों ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक जो बाद में ब्रिक्स बन गया, तो उसकी हम बात करते हैं, ब्रिक्स की या ब्रिक की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिक्स, तो पहले दोस्तों 2006 में दोस्तों ये ब्रिक था, यानी पहले ब्राज़ील, रूस,
इंडिया, चाइना शामिल थे, बट 2009 के बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। उसके बाद से ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये वो राष्ट्र हैं दोस्तों जो ब्रिक्स में संगठन में शामिल हैं, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक, इसे ब्रिक्स कहते हैं। संरचना कैसी है? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। यानी जैसे आसियान की स्थापना संधि द्वारा हुई है, यूरोपियन संघ की स्थापना संधि के द्वारा हुई है और उनका अपना अपना मुख्यालय भी है। ठीक है, बट जो ब्रिक्स है दोस्तों, इसका स्थापना ना ही तो कोई संधि द्वारा की गई है और न ही किसी संविधान के द्वारा की गई, बट ये 5 उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके उन्हीं देशों एक समूह है और इन समूहों ने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसी का नाम दिया गया ब्रिक्स, ताकि ये आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। राइट, यानी आप इसे दोस्तों संगठन तो कह सकते हैं, बट ना तो संवैधानिक संगठन, ना इसकी स्थापना किसी संधि द्वारा की गई है और ना ही इसका कोई कह सकते हैं कि अपना एक मुख्यालय है। ये एक 5 देशों का एक समूह है और जो अपने आप को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं, बातचीत करते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। उस मंच का नाम क्या है? ब्रिक्स, क्योंकि 5 देशों का ये समूह है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता क्या होती है दोस्तों? प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के बीच सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। यानी हर साल एक देश इसकी अध्यक्षता करता है और बाद में फिर से क्रमानुसार ये व्यवस्था चलती रहती है। पहले ब्राज़ील ने किया, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका। इसी प्रकार से क्रम अनुसार जो है इसकी बैठक होती रहती है अन्य देशों में। शुरुआत कहाँ से हुई थी ब्रिक्स की दोस्तों? तो हमने आपको बता दिया शुरुआत कहाँ से होती है। तो ब्रिक्स की जो चर्चा वर्ष 2001 में कब की गई थी? 2001 में एक गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ ली द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावना पर रिपोर्ट में ये कहा गया था, ब्रिक कहा गया था। और वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित औपचारिक राजनयिक समन्वय किया था, वहीं से इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, ब्रिक्स की। क्लियर। और पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ पर? रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे उसी बाद से ब्रिक्स कहा जाने लगा। जहाँ दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया और इसी के बाद से ब्रिक को ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, और ब्रिक्स जो दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2011 में शामिल हुआ था। कौन? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में। उद्देश्य क्या है दोस्तों? यहाँ आप देख सकते उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ब्रिक्स से उद्देश्य आर्थिक, स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। और ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनीतिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संसाधन में सुधार के उद्देश्य भी परे है। तो ये इसका एक क्या है? उद्देश्य है दोस्तों ब्रिक्स का। ठीक, अब ब्रिक्स का जो महत्व आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह विश्व की आबादी के 42% भूमि क्षेत्र के 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। इतना महत्वपूर्ण है ये ब्रिक्स दोस्तों। और उत्तर दक्षिण बीच एक सेतु का काम करता है, यानी इस समूह की यात्रा पर्याप्त उत्पादक रहा है और इसने वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु यानी ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के रूप में कार्य करने का प्रयास भी किया है ब्रिक्स की। इसलिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये ब्रिक्स। क्लियर। ब्रिक्स का महत्व जैसे मैं आपको फिर बता दूं ब्रिक्स का महत्व क्या है। तो वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक द्वारा इस समूह की शुरुआत हुई और वर्ष 2009 में नियमित रूप से आयोजित शिखर सम्मेलन से इसके राजनीतिक तालमेल के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से इसे ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। ठीक,
अब इसी के बाद दोस्तों न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स के समूह के राष्ट्रों ने मिलकर एक नया बैंक बनाया जिसे एनडीबी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। यानी वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विचार किया गया। और वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी एनडीबी की स्थापना वर्ष 2004 में फोर्टलेजा सम्मेलन के बाद होती है और शुरुआत की गई आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन 2012 में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है और जो एनडीबी की जो मुख्यालय है वो दोस्तों चीन के शंघाई में है। क्लियर। अब दोस्तों अब तक जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए हैं और 2021 में ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन दोस्तों इसकी मेजबानी भारत ने की थी और ये आभासी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों देख सकते हैं कि रूस में होता है, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन, चौथा भारत। ठीक है, इस तरह से जो टोटल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब तक आयोजित हो चुके हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों तीन महत्वपूर्ण जो संगठन है जिसे हमें इस चैप्टर में क्लियर करना था, वह ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन और आसियान, तीनों ही क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। और इस जो वीडियो दोस्तों इससे बाहर आपके प्रश्न पेपर में ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैप्टर संबंधी, इस वीडियो संबंधी, इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस चैप्टर में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों है चीन और रूस। ये दोस्तों हम पार्ट 3 में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।